सबसे पहले तो शिवाजी महाराज के 350 वर्ष जो हिंदवी स्वराज के लिए जाने जाते हैं वो पूरे हुए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हिंदवी स्वराज या शिवाजी महाराज का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन यदि कोई लेना हो, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के ले सकते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है कि अगर उन्होंने भारत के जीवन में एक नई परंपरा डाली युद्ध नीति की। उससे पहले भारत की युद्ध नीति बहुत अलग थी। वो क्या परंपरा शिवाजी महाराज ने डाली कि युद्ध नीति वही होगी जैसे को तैसा। पृथ्वीराज चौहान की गलती भारत फिर नहीं दोहराएगा। राजा जो है, राजा शत्रु के साथ दया और करुणा का भाव नहीं रख सकता है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने वो गलती न की होती, शायद भारत गुलाम न होता। शायद। इतना वीर, इतना अच्छा प्रशासक, इतना अच्छा गवर्नेंस का आदमी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक गलती, दो गलती, तीन गलती, इतिहासकार जो भी कहते हो गौरी को कितनी बार छोड़ा, पर छोड़ा तो पृथ्वीराज चौहान ने जो छोड़ा, शिवाजी ने इसका उल्टा किया कि राजा का काम सीमाओं की सुरक्षा, राजा का काम देश की रक्षा। उस राज्याभिषेक, उस भारत की अस्मिता का, भारत की युद्ध नीति के परिवर्तन का दिन है। इसलिए हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबसे बड़ा शिवाजी का कंट्रीब्यूशन मानता हूं, तो ये मानता हूं। प्रोफेसर निरंजन मेरे पास आए कि संकल्प विकसित भारत पे आजकल देश में बहुत बात हो रही है और हमको भी कुछ कार्यक्रम इसमें करने हैं, तो एक कार्यक्रम इस पर हम करें। तो मैंने कहा कि कार्यक्रम तो हम कर सकते हैं, इतने सारे लोग सुनने को कहां से लाओगे? तो इन्होंने कहा कि उसकी आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। और सच बात तो यह कि वो ले आए। और ये जो वाइस रीगल का जो हॉल है ना, इसका जो सेकंड पार्टीशन जब हटता है ना, तो लगता है कि कार्यक्रम सफल हुआ। और जिनका पार्टीशन रह जाता है वो उतने ऑडियंस नहीं ला पाते हैं। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप आज इतने सब लोगों को लेकर आए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं और उसके संकल्प की बात करते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है? आप इतने सारे समझदार पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, अगर आप आंख बंद करके सोचें कि भारत का भविष्य कैसा होगा, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में क्या आता है? क्या शक्तिशाली भारत, प्रभावशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, उन्नत भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत, प्रसन्न भारत, जिम्मेदार भारत? बहुत सारों के मन में कुछ कुछ आ सकता है कि 47 तक भारत कैसा होगा। आपके मन में क्या पिक्चर उभरती है उस 47 में भारत कैसा होगा? इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब यह संकल्प लिया कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, इस समय सीमा में हम लोग मेहनत करेंगे। और जब उन्होंने यह संकल्प लिया, तो यह संकल्प बन गया भारत की सरकार का। यह संकल्प बन गया 140 करोड़ लोगों का। यह संकल्प बन गया हम सभी का। और ये जो संकल्प है ना, ये आप लोगों के, हमारे भरोसे पे लिया है। यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन स्पीड जरूर कम हो जाएगी। इसीलिए विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका है। और दिल्ली में स्थित सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की और बड़ी भूमिका इसमें हो, ऐसा हमको मन तैयार करना चाहिए। एक और बात, नेतृत्व और लीडरशिप क्या कर सकते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, तो उस लीडरशिप ने यह संकल्प लिया कि भारत विकसित होगा, तो एक मन में उत्साह और ऊर्जा आती है। किसी के मन में कोई निगेटिविटी नहीं आती है, क्योंकि सब आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं एक उदाहरण देता हूं। हिंदी भाषा के एक कवि हैं हरिओम पंवार।
मैं बहुत बार उनको कोट करता हूं, हरिओम पंवार साहब को। जब ये सदी 21वीं शुरू हुई ना, तो हरिओम पंवार साहब सरकारों को बहुत ललकारते थे और बहुत सारा तंज कसते थे। ये भी कहते थे कि ये नहीं करते हो, ये करना चाहिए, ऐसा। वो बहुत सारा, वीर रस के कवि हैं तो बहुत सारी बात करते थे। उनकी कुछ पंक्तियां हैं और वो सरकारों को कहते रहे, बहुत साल तक कहे इस सदी के शुरू होने पर। क्या कहते थे कि जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तब सारा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है, तब सारा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। ये पंवार साहब ने बहुत कहा, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। उस समय की सरकारों को ललकारा। पर आज 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में पंवार साहब ये गाना गा सकते हैं क्या? और अगर वो गाएंगे तो इसको कोई सुनेगा भी नहीं। तो पंवार साहब की ये कविता तो मर गई, और वो मानते हैं कि मर गई, और हम आपसे ज्यादा समझदार आदमी हैं। तो मैंने सोचा कि देखा जाए कि आज हरिओम पंवार क्या गा रहे हैं। ये बताएगा कि बदलते भारत की तस्वीर, क्योंकि वो जो सरकारों को केवल ललकारते हैं, आज वो क्या गा रहे हैं। मैं कोट करूंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा, आप सब, हम सब उसके साक्षी तो हैं ही। वो कहते हैं, आज गा रहे हैं 24 में, 23 में, कि भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये, नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। पहले कहते थे राजा कायर दिखने लगता है, क्या कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। हमने डर से कूटनीति को दूर हटाकर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर। देखो ऐसा है, जो राजा है ना, अगर उसको डर लग भी रहा हो तो डर दिखाना नहीं चाहिए कभी भी। ये बात वाइस चांसलर लोगों के लिए भी सच है, प्रिंसिपल्स के लिए भी सच है, कि अगर डर लग भी रहा हो ना तो दिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि इस देश का स्वभाव क्या है, ये निडर लोगों के पीछे लगता है। ये भारत का मानस है, इतने सालों का इतिहास देख लीजिए भारत का, ये किसी कायर के पीछे लगा ही नहीं कभी। निडर लोगों के पीछे लगता है, त्यागी लोगों के पीछे ये देश लगता है। ये भारत का स्वभाव है। तो वो क्या बोलते हैं, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। तो पंवार साहब बदल गए। ये बदलते भारत का एक उदाहरण है। जब हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, आजकल तो सब लोग, जितने लोग इस हॉल में कभी ना कभी हवाई जहाज में बैठे होंगे, बैठे हैं? बहुत कम होंगे जो नहीं बैठे। जो नहीं बैठे वो जल्दी बैठेंगे, आपको मत चिंता करो, जो नहीं बैठे वो भी बैठेंगे। तो जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं ना, और हवाई जहाज जब चलता है 11 किलोमीटर ऊपर, और हम आराम से खाना खाते हैं, सो जाते हैं, निश्चिंत सो जाते हैं, क्योंकि हमें पायलट्स पे भरोसा होता है कि ये लैंडिंग ठीक करा देंगे। और अगर कई बार क्या होता है, जहाज हिलने लगता है, टर्बुलेंस आती है ना कि एयर डेंसिटी के कारण से, लेकिन हमारे मन में ये कभी नहीं आता कि जहाज गिर जाएगा। थोड़ा सा सतर्क होकर बैठ जाते हैं, फिर रास्ता ठीक हो जाता है तो फिर आगे चलने लगता है। ऐसा ही होता है ना। और अगर आपको इन पायलट्स पे भरोसा ना हो तो क्या होगा, आप जहाज में बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठोगे आप, ये गिरा देगा पायलट जहाज, पक्की बात है। इसलिए चिंता नहीं कीजिए, जो विकसित भारत का ये जहाज बन रहा है ना, ये पायलट्स मजबूत हैं, ये सेफ लैंडिंग कराएंगे सबकी विकसित भारत में। निश्चिंत रहिए, ये सेफ लैंडिंग होगी विकसित भारत में। पायलट्स के पास एक्सपीरियंस भी है, पायलट्स के पास दृष्टि भी है, पायलट्स के पास समझ भी है।
यह है बदलते भारत की तस्वीर, यह है बदलता भारत। अब आते हैं इसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे कि जब हम कहते हैं कि विकसित भारत है तो इसका मतलब क्या है। जो बहुत सारे बच्चे पीछे बैठे हैं उनमें से कुछ को अंदाजा होगा, कुछ को नहीं भी होगा, क्योंकि याद रखना बच्चों, ये आपके भरोसे है सारा मामला और हमारे भरोसे है। अभी प्रोफेसर निरंजन ने कहा कि जो पीछे जो यूथ बैठा है, यूथ तो आगे भी बैठा है, ये सारे जवान है, सारे के सारे आगे भी जो बैठे हैं। कारण क्या है, वो मन से आता है। ये जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, वो सारे युवा ही होते हैं, फिजिकल एज कुछ भी हो। और जो दूसरे को गिराना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एज चाहे 20 साल हो, वो बुजुर्ग ही हैं। ये डेफिनेशन है। तो आप मान लीजिए कितने सारे ऐसे हैं जो युवा हैं, मैं तो सबको युवा ही मानता हूं। तो इस कारण से इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमको विकसित बनना है तो पहले है इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतरना होगा, और दूसरा है साइज ऑफ जीडीपी। मैंने बहुत बार कोट किया है, यहीं से बात शुरू करूंगा, कि भारत को आजादी के बाद 60 वर्ष लगे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में। और आज ये है कि आज सारे अखबारों में आपने देखा होगा, एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे बहुत जल्दी। हम देश की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। एक देश का राज्य ऐसा कर रहा है जिसको पहले लोग कहते थे कि अनडेवलप्ड राज्य है। आज वो ऐसा संकल्प ले रहा है कि हम $1 ट्रिलियन करेंगे। और अभी प्रोफेसर श्री प्रकाश ने मुझे दिखाया, अभी हमने ऑथेंटिक नहीं किया इसको, लेकिन अभी वो दिखा रहे थे मुझे कि आईएमएफ ने अभी डिक्लेयर किया है कि जो टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा हो गया है। ये है बदलता भारत। और दूसरा $1 ट्रिलियन, ये हम 2007 में 60 साल के बाद पहली $1 ट्रिलियन बने, 2014 में हम दूसरी $1 ट्रिलियन बने, 19 में हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और 23 में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। यानी पहले बार 60 साल लगे, उसके बाद 7 साल लगे, उसके बाद 5 साल लगे, और $4 ट्रिलियन बनने में हमें 4 साल लगे। ऐसा माना जा रहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम अगले 2-3 साल में हो जाएंगे। तो 3 साल हमें उसमें लगेंगे। इसका मतलब डायरेक्शन भी ठीक है, काम भी अच्छा हो रहा है कि देखिए कितनी तेजी से ईयर्स कम हो रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि भारत अपनी इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन ऐड करेगा हर साल 30 के बाद। यानी जिसको 60 बरस लगे हमें पहला लेने में, हम $1 ट्रिलियन हर साल ऐड करेंगे, ऐसा माना जाता है। और 2047 में यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारी इकोनॉमी का साइज होना चाहिए $25 ट्रिलियन। $25 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी का साइज होना चाहिए। ये हैं पैरामीटर्स। और आज हम $4 ट्रिलियन हैं, तो एक लंबी छलांग अभी लगाने की आवश्यकता है। और आज अमेरिका का जीडीपी है $26 ट्रिलियन का। यानी हम जो 47 में होना चाहते हैं, आज अमेरिका का इकोनॉमी का उतना साइज है, और अमेरिका 40 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़ के देश हैं। ये याद रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। 2047 में, और आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और हो सकता है कि हम 47 में आते आते दूसरी इकोनॉमी बन जाए वर्ल्ड की। नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? आप देखिए, दूसरी बात जो मैंने कही थी, ये तो जीडीपी की बात थी, दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। भारत की जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश पे, 1900 से 1950 तक की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी हमारी 0% थी। उस समय भी हम 36 करोड़ थे। और 0% ग्रोथ रेट जिस देश की हो, तो ब्रिटिशर्स ने कितना अन्याय किया होगा हमारे पूरे इकोनॉमिक मॉडल के साथ में, आप सोच सकते हैं। 0%। 1950 से 1980 तक हम 3.5% थे, 80 से 2002 तक 5 से 7% थे, 3 से 8 तक 8 से 9% थे, 9 से 14 हम 7.2% थे। और यदि एवरेज निकालें आजादी के बाद से लेके और 2021 तक की, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5.81% है।
हम आज क्या चाह रहे हैं? अभी जो इस साल चल रही है 7 पॉइंट कुछ चल रही है, 7.2, 7.3, किसी क्वार्टर में 0.3 आ रही है। हमें चाहिए 9% कम से कम ग्रोथ रेट चाहिए अगले 20 साल। तो मन में सवाल आएगा कि कैसे लेंगे इसको। इसीलिए है कि प्रधानमंत्री ने आपके भरोसे लिया ये कि कैसे करेंगे इसको, करना तो है। एक और बात, जब बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे तुम 5वीं इकोनॉमी हुए तो क्या, पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है आपकी। ये आता है ना, प्रति व्यक्ति आय भारत की बहुत कम है। सही बात है, कम है आज। ये तो सच बात है कि अभी गरीबी अपने पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, छुपाने वाली भी कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन गरीबी दूर करने का एकमात्र यही इंस्ट्रूमेंट भी है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसको दूर करने का। बातों से तो नहीं होगा। 1950 में हमारी 265 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, सिर्फ 265 रुपए। 2000 में आते आते 18,000 रुपए हुई, 10 में हुई हमारी 60,000, 21-22 में 1.5 लाख, और आज हमारी है 2,16,000 भारत की, क्योंकि हम हैं बहुत सारे। जब ये स्टैटिस्टिक्स से चीजें जुड़ती हैं तो नेचुरल है कि एवरेज में बहुत कम हो जाता है। और भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, हम जाना चाहते हैं हायर इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। पैसे में बोलता हूं तो 2,16,000 जो हमारी अभी प्रति व्यक्ति आय है, ये हमें लेके जानी है 11 लाख पे। यदि भारत में 11 लाख रुपए आज के पैरामीटर्स में प्रति व्यक्ति आय होगी तो भारत विकसित राष्ट्र होगा इकोनॉमी के पैरामीटर्स में। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? ये तो बात देखो, मैं हर बात थोड़ी थोड़ी देर बाद कहूंगा कि होगा कैसे। ये सब हम पढ़े लिखे समझदार इस देश के जो लोग हैं, हम सब समझदार ही हैं ना, है ना? बिल्कुल है ना? हाँ, हम समझदार हैं, बिल्कुल हैं, हम समझदार हैं। हमें अपनी भूमिका खोजनी है कि हम किस तरह से एडवाइस कर सकते हैं, कुछ अच्छी पॉलिसी सोच सकते हैं, कुछ अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। ये एक बड़ा योगदान हो सकता है। आज भारत की इकोनॉमी में 54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, इंडस्ट्री सेक्टर से 26% आता है, और एग्रीकल्चर से 20% आता है। ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है अलग अलग सेक्टर्स का। मैंने सोचा कि अमेरिका की देखते हैं वहां क्या होता है, क्योंकि अमेरिका आज जो है वो हम बनना चाहते हैं 25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अमेरिका में सर्विस सेक्टर से आता है 80%। इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है 80%, इंडस्ट्री सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है 19%, और एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है 1%। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आज अमेरिका की केवल 1.5% है, 1.5%, हमारी है 7.5%। आज हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी दौड़ने की स्पीड तो देखो ना, उनकी है 1.5%। और जीडीपी आज अमेरिका का पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख रुपए, हमारी है 2 लाख रुपए, 2,16,000। ये वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी है, नंबर 1। नंबर 2 पे है चीन की इकोनॉमी। वो क्या कर रही है उसको देखें अगर, तो वहां सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन 55% है, इंडस्ट्री से 38% है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से 7% है। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा कर रहा है, जिस कारण से 38% तो वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल आउटपुट है। लेकिन चाइना की भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 4.6%, जीडीपी साइज है 13,000 के करीब करीब डॉलर, और सेकेंड और इकोनॉमी का साइज है 20 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका 26, ये 20 और हम 4। पर हमारी दौड़ने की स्पीड तेज है इस समय, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं, ऐसा लगता है। पर एक बात ध्यान करने की जरूरत है जो भारत के लोगों को समझनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए, कि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट आता है। अमेरिका का 1%, जर्मनी का 1%, जापान का 1%, इंग्लैंड में 1%, चाइना में 7%, और हमारा 20% आता है। ऐसा नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ये है कि जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर के में क्या है, लोग ज्यादा हैं और उतना आउटपुट नहीं आता है, कितना परेशानी है किसान की, वहां से लोगों को सिखा के पढ़ाकर काबिल बनाकर दूसरे एरियाज में लाने की जरूरत है।
जो लोग भी गांव से आते हैं वो जानते हैं कि जिस परिवार में बच्चा पढ़ गया उस घर की हालत अच्छी हो गई। जिसको अच्छा कुछ नौकरी मिल गई, अपनी इंडस्ट्री लगा ली, कुछ व्यापार कर लिया, कुछ और काम कर लिया, तो टोटल डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर अगर है, अगर एग्रेरियन सोसाइटी है, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है और वहां पर फिर मशीनिंग की आवश्यकता है, जिस कारण से ये कंट्रीब्यूशन बढ़े। और जो सर्विस सेक्टर है, भारत की भी जो कोर कॉम्पिटेंस आएगी वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग से ही आएगी। इसी कारण से ये हमारे फोकस्ड एरियाज अगर हम जरा भी डेविएट करेंगे तो उस ग्रोथ रेट को स्लो करेंगे। इस कारण से ये जो फासला है $4 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन चाइना और अमेरिका का $26 ट्रिलियन, तो भारत के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी। किसी ने बहुत अच्छा कहा, मैं उसको नाम मुझे पता नहीं लेकिन मैं कोट करता हूं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर। फासला तो बहुत बड़ा बड़ा है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता ही गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता ही गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये जो भारत का हौसला है ना, इस हौसले को कम नहीं होने देना। हम सब ने विकसित भारत के जहाज में बैठना है और सेफ लैंडिंग होगी, ये गारंटी है। तो इस कारण से देखिए, अचीवमेंट्स भी बहुत हैं हमारे पास में। हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया जो है ना, एनॉर्मस स्ट्रेंथ है हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। किसी भी सूरत में इस कलेक्टिव स्ट्रेंथ को कमजोर नहीं होने देना। ये अगर कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। आज ये टाइम इसको कमजोर करने का नहीं है, आज टाइम सबको आगे बढ़ाने का है। और आज भारत, आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि आज सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ मोबाइल फोन्स है भारत। सेकेंड लार्जेस्ट। नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे नंबर पे हम हैं। 2014 में भारत में 5 करोड़ मोबाइल फोन हर महीने खरीदे जाते हैं, 5 करोड़। और तब 100% मोबाइल फोन इंपोर्ट किए जाते थे। आज भारत अपने लिए भी बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये तो असेंबली कर रहे हैं, अभी अपने एल्गोरिथम डिजाइन प्रोटोकॉल्स कम है। हो सकता है कम होंगे, लेकिन वो सब ना एक दिन में नहीं होता। पहला लेवल यही होता है हर एक देश का, दूसरा लेवल आता है फिर उसमें इनोवेशन का, तीसरा लेवल आता है वैल्यू एडिशन सर्विसेज का। तो हम उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम संसार में नंबर 2 पर हैं, जो कि हम पहले 100% इंपोर्ट पर थे। सेकेंड लार्जेस्ट हो गए हम स्टील प्रोडक्शन में और सेकेंड लार्जेस्ट हो गए हम रोड नेटवर्क्स में। अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क तैयार हुआ है। कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ा। मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में हम आईटी सर्विसेज के, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं जूट के, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं राइस के, व्हीट के, शुगर केन, ग्राउंड नट, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कॉटन। थर्ड लार्जेस्ट हैं ऑटोमोबाइल मार्केट के। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, पर जो नई चीजें आ रही हैं वहां हम क्या कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसकी बात कर रहे हैं, इस समय भारत 4th इन विंड पावर कैपेसिटी, 4th इन सोलर पावर कैपेसिटी। किसके बाद? चाइना, यूएस और तीसरा कौन हो सकता है? जापान। इन 3 के बाद में, तीनों बड़ी इकोनॉमी चल रही हैं, लेकिन हम लगभग उनके पीछे 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 चल रहे हैं। रेलवे नेटवर्क हमारा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आ गया और 4th लार्जेस्ट हमारा रेलवे नेटवर्क है इस समय वर्ल्ड में। और सबसे अच्छी बात हमारी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तीनों वर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड फाइनेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम विद डेमोक्रेसी ये सब कर रहे हैं। हमारी जो डेमोक्रेसी है वैसी डेमोक्रेसी किसी और देश की नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ का दूसरा देश नहीं है जहां डेमोक्रेसी हो। उसके डेमोक्रेसी के फायदे, डेमोक्रेसी के चैलेंजेस सबको मिलाते हुए हम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। एक और अच्छा काम किया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो देश एक झंडे के राज में आया। और अभी एक और बड़ी बात हुई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी 2024 को हुई, यह भी एक देश की अस्मिता को एस्टैब्लिश करने का काम हुआ। इसी कारण से शिवाजी
महाराज को और उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा उन्होंने करी, उसकी पताका को ऊपर किया, और आज जो ये भारत आगे बढ़ रहा है उसके ध्वज को शिवाजी जैसे लोगों ने पकड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है, एबल एडमिनिस्ट्रेशन है, राष्ट्र की सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं है। ये तो मानते हैं ना। मैं बहुत बार बोलता हूं कि सब सरकारों का काम पहला, दूसरा, तीसरे से 10 तक काम क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा। हम उसमें पहले भी चूके थे, आज नहीं चूकेंगे, ये तो सबको भरोसा है कि अब वो बात नहीं है। 11वां काम क्या है किसी सरकार का? कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। ये भी सरकार 100 में 100 लेती है इस पे कि भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि 81 करोड़ लोगों को खाना मिलता है। क्रिटिसिज्म अलग बात है, लोग बोलते हैं कि जिनके पास है उनको भी दे रहे हो। कोई बात नहीं, उसके बच्चे की फीस चली जाएगी। अगर खाना नहीं यूज होगा, जिसपे पैसे तो कम है ना, उसके बच्चे की फीस चली जाएगी, कुछ और काम हो जाएगा उसका। इसीलिए इसमें कोई क्रिटिसिज्म, इसके लिए अच्छा भाव रखो। मैं सभी लोगों से और अपने देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस स्कीम के प्रति अच्छा भाव रखो। इसको ऐसे क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि राज्य का काम है कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए। ये एक बहुत बड़ा काम जो है ये हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें। एक बात टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि यूपीआई, वर्ल्ड के किसी देश में ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का काम नहीं हुआ जो भारत ने करके दिखाया। यानी टेक्नोलॉजी में अब हम लीडर बनने की तैयारी में हैं, बन सकते हैं बहुत सारे एरियाज के अंदर। हम में से इस हॉल में कितने ऐसे हैं जो यूपीआई यूज करते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये यूपीआई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस एनपीसीआई ने ये एक लेयर बनाई है, सिक्योरिटी लेयर, जिसको यूपीआई बोलते हैं। वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अभी मैं पीछे साउथ कोरिया गया तो वहाँ के गवर्नर साहब के साथ बात हो रही थी, तो मैंने बताया उनको कि हम इमीडिएटली पैसे कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे कर देते हो यार, हमारे तो हो नहीं सकते ऐसे। फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैंने 100 रुपये अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिए। 5 मिनट में बेटी का फोन आ गया, पापा ये पैसे कैसे भेज दिया आपने? 5 मिनट में फोन आ गया कि पापा ये पैसे कैसे भेज दिए। वो सोच रही होगी कि 100 क्यों भेजे हैं, ज्यादा क्यों नहीं भेज दिए। लेकिन साउथ कोरिया जो टेक्नोलॉजी का लीडर है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है उनकी, इकोनॉमिक मिरेकल किया साउथ अफ्रीका ने लास्ट सेंचुरी के अंदर, सॉरी साउथ कोरिया ने इकोनॉमी का मिरेकल किया। वो बहुत सारे कंट्रीज का रोल मॉडल है साउथ अफ्रीका। उन्होंने नहीं किया, हमने किया। तो टेक्नोलॉजी में भारत के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे हम इस आधार पर और बहुत आगे करेंगे। यहीं से इकोनॉमी के मॉडल निकलेंगे बहुत सारे। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि सर्विस सेक्टर जो है, ये सारा आईटी सर्विसेज सर्विस सेक्टर में आती हैं सारी चीजें। तो ये जो है हमको 80% कॉन्ट्रीब्यूशन यहां लेकर जाना है। अगर यूएस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं इसमें, जो आज हम 54% पे हैं। यूनिकॉर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, सारा इको स्टार्टअप सिस्टम बहुत अच्छा है। और डेटा कंजम्पशन में आपको मालूम है ना, इस समय भारत का जो पर व्यक्ति आय तो छोड़ दो, पर व्यक्ति डेटा कंजम्पशन जो है, हमारे लोग इतने आजकल ताकतवर हो गए हैं कि हमारा जो पर व्यक्ति डेटा कंजम्पशन है, चीन और अमेरिका को मिलाकर उससे दुगना है। गांव गांव में ये चीज पहुंची है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आता हूं, देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। चैलेंज क्या है कि $1 ट्रिलियन हर साल इकोनॉमी में ऐड करने। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे समझने की बात है, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ, जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो ग्रोथ 2 तरह से आ सकती है। एक होती है कैपेक्स लेड ग्रोथ और दूसरी होती है कंज्यूमर कंजम्पशन लेड ग्रोथ। 2 तरह की ग्रोथ है। क्या मतलब है इसका? कि जो हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, रेलवे स्टेशन बनाते हैं, ये कैपेक्स है कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं देश के अंदर। और दूसरा है कि कंजम्पशन, खाएंगे पिएंगे कुछ और यूज करेंगे, वो सब उसमें आता है। ये क्यों बात मैं बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। खासकर ये इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि वेस्ट के जितने मॉडल, जितने रिसर्च पेपर, जितनी रिसर्च और सर्वेज आ रहे हैं, वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ के आ रहे हैं। कारण क्या है? अमेरिका में तो कैपेक्स लेड ग्रोथ हो ही नहीं सकती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया। यूरोपियन कंट्रीज में तो बन गया, जितने मकान चाहिए बन गए, सड़क बन गई,
एयरपोर्ट्स बन गए, हमारे तो सब कुछ बनना है अभी। और दूसरा, वो कहां से ग्रोथ लाएंगे? कंजम्पशन से लाएंगे सिर्फ ग्रोथ। उनके सारे मॉडल, सारा जीने का तरीका कंजम्पशन को बढ़ाने का है। हम ये काम 47 के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए। 47 तक तो हमें कैपेक्स लेड ग्रोथ पर ही चलना चाहिए। हमें पैसे खराब नहीं करने चाहिए देश के कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। क्योंकि हो क्या रहा है, सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं देश के, वो जितना गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, वो कंजम्पशन को बढ़ाने की एडवाइस कर रहे हैं कि कंजम्पशन से होगा। कंजम्पशन आसान तरीका भी है कि भाई मैं 1 कोट पहनता हूं, 50 कोट पहनूं तो अच्छा है, लेकिन इससे क्या है, देश की ताकत तो नहीं बढ़ेगी ना। तो इस कारण से ये काम 47 के बाद के लिए छोड़ना चाहिए, जब हम विकसित भारत का टैग ले जाएं। क्योंकि कैपेक्स लेड, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, हम कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये अचीव कर जाएंगे, बाद में आना चाहिए। और भारत की तो जीवन दर्शन भी ये है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमारी तो वो व्यवस्था है। पर क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, कॉमर्स के, इकोनॉमिस्ट और दूसरे, जब वो सारा रिसर्च पेपर से प्रभावित होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, भाई उनकी तो मजबूरी है, ये तो समझ लो, उनके पास तो कैपेक्स हो ही नहीं सकता। इसी कारण से भारत सरकार की मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि अभी जो बजट आया उसमें 23% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज फॉर कैपेक्स। आप देखें, भारत जितना मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च पैसा लगा रही है, क्योंकि हमें लेवल 1 अभी अचीव करना है। वो जो लेवल 2, 3 पे काम कर रही हैं इकोनॉमीज, उसके जो एक्सपर्ट्स के जो रिसर्च पेपर्स हैं, IMF की जो फाइंडिंग्स हैं और जो वर्ल्ड लीडर्स की फाइंडिंग्स हैं, उनको जरा सावधानी से समझने की जरूरत है। नहीं तो अगर आप भी वही भाषा बोलोगे तो सरकार भ्रमित हो सकती है कल को, क्योंकि वो तो आपकी एडवाइस पे चलना चाहती है, आपकी समझ पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हम सबको समझने की जरूरत है, और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को, कि जब भी कभी बात हो इकोनॉमिक पॉलिसीज की, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कंजम्पशन को अभी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत सारा खतरा हम अननेसेसरी ले जाएंगे। इसी कारण से हमें केवल कैपेक्स लेड ग्रोथ की, कंजम्पशन थोड़ी तो बढ़ेगी ना रूटीन में, वो बढ़ेगी, वो ठीक है। जिसके घर में समृद्धि आती है तो चीजें आती हैं, वो तो स्वाभाविक एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो उतनी होनी चाहिए। हमें स्ट्रैटेजिकली, सिस्टमैटिकली इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए देश में, जो हम कभी कभी प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं। इसको ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे चैलेंजेस बहुत अलग हैं। इसी कारण से रेप्लिकेशन ऑफ वेस्टर्न मॉडल्स आर नॉट गुड फॉर अस। हमें अपने मॉडल्स बनाने की जरूरत है। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में, क्योंकि हम बहुत प्रभावित हैं उस देश से, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने देश को बनाया है। अमेरिका में 1000 लोगों के पास 1100 कार हैं। अमेरिका में 1000 लोगों के पास 1100 कार हैं, और भारत में 1000 लोगों के पास 23 कार हैं। वैसे दिल्ली के लिए ठीक नहीं है बात, आप मत खुश होना, ये तो पूरे देश में नहीं है, इसलिए एवरेज में ये 23 आ रही हैं। पर यदि दिल्ली के 2 करोड़ लोग 2 करोड़ कार रख लेंगे तो हमारे पास तो जगह नहीं है। फिर आप कहेंगे सड़कें बनाओ, और फिर और ट्रैफिक जाम लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूएस मॉडल है 1 पर्सन 1 कार और 1 पर्सन 1 कार, ये हमारे लिए तो नहीं चल सकता, चलाने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सरकार कर भी रही है। मेट्रो का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा एग्जांपल है जब वो भर के चलती है। तो इस तरह से इन चीजों को हमें एकेडमिकली भी सपोर्ट करके बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हिम्मत रहे। आप ये देखिए, इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस इन गुड्स मार्केट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अवर इकोनॉमी। वी आर स्मॉलर देन बांग्लादेश इन टेक्सटाइल, we are smaller than Bangladesh in textiles and also smaller than Thailand in machinery. ये वो एरियाज हैं जहां हमें बहुत करना, स्मॉलर देन थाईलैंड। वी आर स्मॉलर देन वियतनाम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया से केवल 1.8% है। ये एरिया है जो कि बिल्कुल खाली पड़े हैं हमारे पास, जिसमें कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सक्सेस दैट हैज हैपेंड इन सर्विस सेक्टर has not yet happened in manufacturing. इसी कारण से we have to identify our sunrise areas like technology, like energy. अभी बहुत सारा पैसा एनर्जी पे जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने बहुत फोकस कर रही है हाइड्रोजन पे और डिफरेंट ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, कि वो पैसा इकोनॉमी में ही रह जाए।
वो पैसा इकोनॉमी में ही रह जाए। एजुकेशन है, मेडिसिन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी क्या होता है, देश का ना मन थोड़ा अजीब है कई बार, थोड़ा क्योंकि अभी सशंकित है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास ना बहुत सारे दिल्ली के लोग आते हैं, पैसे वाले लोग भी आते हैं, बात करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब और सरकार की बहुत बड़ी चिंता है कि कई लाख बच्चे हर साल बाहर पढ़ने जाते हैं। वो बच्चे जाते हैं, उनमें से बहुत सारे पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा होता होगा, वो जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी जाते हैं जो कि लोन लेके भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि सब वैसे ही जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे भविष्य के लिए जाते हैं। पर जिन लोगों के पास अपनी छोटी इंडिया बड़ी इंडस्ट्री है, उनको ये डर रहता है, कहते हैं जी हमारा बच्चा बाहर गया तो बच्चा ही थोड़ी जाता है, हमारा तो बिजनेस भी चला गया, नई जनरेशन ही नहीं बचती, वो वापस आता नहीं है। तो खाली पूरा इमोशन गया, परिवार की व्यवस्था गई और वो बच्चा चला गया। तो मैं सोचने पे भी मजबूर होता हूं। तो वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती कि हमारे बच्चों को भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल जाए। आप तो कह सकते हो कि वो मेरिट तो होती है ना, लेकिन मेरिट में अगर नहीं आया है तो क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर रोकना है, एक सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में लाएं, ये एक स्टेप है उसका। पर क्या हम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में कुछ सुपर न्यूमरी सीट उन लोगों के लिए करें जो 50 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स देते हैं? 5%, 10% सीट्स उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए जो 50 लाख रुपया का टैक्स देते हैं देश में। उससे क्या होगा? वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो यहीं रह जाएगा। वो जो बिजनेस जो बंद हो जाता पिताजी का, वो बच्चा आगे संभाल सकता है। बिजनेस को मजबूती मिलेगी, देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, छोटी इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी देश का मन ना इसको पकड़ने को तैयार नहीं है, इस आइडिया को। सबको क्या लगता है कि अरे ये तो क्या है, कैपिटलिज्म की बात है, अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है। और तो ये बात ना थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाती है कई बार। पर यदि ये एक्सपर्ट्स लोग इस पे बात करके समझ के करेंगे तो हो सकता है कल को सरकार का मन भी बने। 5-10% का सुपर न्यूमरी कोटे से क्या फर्क पड़ता है? एनआरआई का हम देते ही थे ना पहले, अभी भी बहुत सारी जगह दिया जाता है। तो मैं एक आइडिया पे बात कर रहा हूं। ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं बोल लिया हूं, 5 मिनट और है? लेकिन हमको फिर भी विकसित भारत की जब बात करते हैं तो हमको वेस्टर्न मॉडल्स जो हैं रेप्लिकेट नहीं करने अपने देश में, अपने मॉडल डेवलप करने हैं। इसी कारण से, क्योंकि जो फॉल्टी बिजनेस मॉडल्स हैं अभी, क्योंकि वो कंजम्पशन ओरिएंटेड सिस्टम्स हैं, मैं उसका उदाहरण दूंगा, देता हूं। वहां पर क्या है, रिपेयर नहीं करते, रिप्लेस करते हैं पार्ट्स को, हर चीज को। उनके पास लोग कम है, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या करते हैं, हर पार्ट को, कार खरीदो, स्कूटर खरीदो, जो खरीदो, भाई इसका 10,000 किलोमीटर के बाद में ये पार्ट रिप्लेस कर देना है, इसके बाद ये कर देना है। उन्होंने अपनी एसओपीज इसी तरह डिजाइन किए हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कार जब बेचती हैं तो उसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं लेती, स्पेयर पार्ट्स जब बेचती हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेती हैं। उनका वो बिजनेस मॉडल है। पर हम तो रिपेयर में चलने वाले आदमी थे, अगर हमें कंजम्पशन नहीं बढ़ानी तो। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जब मैं छोटा था, हमारे घर में एक स्कूटर था चेतक, बजाज चेतक, और उसका जब साइलेंसर चोक हो जाता था, बहुत सारे लोग हमारी एज के हैं, उन्होंने देखा होगा, हम लोग मैकेनिक पे जाते थे, वो उसको आग लगाता था, उसको हिलाता था और उसको कार्बन निकाल देता था, स्कूटर फिर चल जाता था, थोड़े दिन, 1-2 साल चल जाता था। दोबारा जाते थे स्कूटर ठीक कराने के लिए, अब की बार वो ये नहीं करता था, अब क्या करता था, उसको काट देता था, साफ करता था, फिर वेल्ड कर देता था, और फिर वो 2 साल चल जाता था स्कूटर। हमारी फिलॉसफी क्या है, रीजनेबल क्वालिटी बट एनहांस द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट्स। वेस्टर्न मॉडल क्या चल रहा है, एनहांस द क्वालिटी बट रिड्यूस द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, और हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमको कैपेक्स पे करना है, इसको पे नहीं करना। शेविंग ब्लेड, आज हम में से जितने लोग हैं सब डिस्पोजेबल शेविंग ब्लेड यूज करते हैं। आप कहां सोच सकते हो कि दूसरा करेंगे, आदत पड़ गई ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वन टाइम यूजेज के कितने आइटम हैं हम सबकी लाइफ में हैं, आवश्यकता थी या नहीं थी हमें नहीं पता, हमारे फादर की जनरेशन तो नहीं करती थी, हम तो कर रहे हैं। ये धीरे धीरे आ गया हमारे पास, हम इसको रोकने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, भारत के घरों में टॉयलेट्स में पेपर्स नहीं यूज करते थे,
आज टॉयलेट की सफाई के लिए भी बड़े बड़े रोल हम घर में लाके रख रहे हैं, किचन में भी रख रहे हैं कि हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ना, ला तो अच्छे के लिए रहे हैं, पर उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है वो देखने वाली बात भी तो है ना। ये क्योंकि वेस्टर्न मॉडल्स का प्रभाव बहुत पड़ रहा है, वो शॉर्ट टर्म हमको रिलीफ देते हैं क्योंकि हम बहुत नहीं सोच रहे हैं। फिर क्या होता है, जो ताकतवर आदमी समाज में, दूसरा उसको फॉलो करता है। जिस पे पैसे आते हैं सोचता है मैं पड़ोसी के गया था, उस पे तो ये सामान था तो मैं भी लेके आऊं अपने घर में, मैं भी लेके आता हूं। उसके टॉयलेट्स में मैंने देखा इतने रोल रखे थे, मैं भी लेके आता हूं। तो ये जो होड़ है ये फिर कंजम्पशन को बढ़ा देती है, क्योंकि इसका काउंटर नैरेटिव जनरेट ही नहीं कर रहे हम। ये एकेडमिया की जिम्मेदारी है कि हम काउंटर नैरेटिव जनरेट करें, क्योंकि अभी 47 तक जरूरत नहीं है। ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे इनके घरों में तो ठीक है, हम तो 47 तक निकल जाएंगे, तो पर हमें जरूरत नहीं है। ऐसा मैं मानता हूं कि बहुत फॉल्टी बिजनेस मॉडल्स हमको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि भारत जैसा देश 140 करोड़ का देश यदि इस मॉडल्स को फॉलो करेगा, जब हम पे पैसे आ जाएंगे, जो हम पे आने वाले हैं, तो ये तो क्लाइमेट चेंज है, ये कितनी फास्ट एक्सेलरेट होगा, बढ़ेगा। हम सोच, दिल्ली में क्या हाल हुआ इस साल, सर्दी पड़ी थोड़ी सी तो आधी दिल्ली खांस रही है, और जितनी खांस रही है इस बार ठीक भी नहीं हो रही। मेरी तो नहीं ठीक हुई, 1 महीना हो गया करीब परेशान होते हुए। एक बार खांसी हो गई तो जा ही नहीं रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं पटेल चेस्ट में गया इलाज के लिए, अभी पटेल चेस्ट वाले सोचेंगे मैं उनको रेफर कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी हम एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, पर मैं कहा मेरी खांसी नहीं ठीक कर पाए आप। अभी भी मैंने गर्म पानी मांगा कि वो मेरी खांसी नहीं ठीक कर पाए। ज्यादा सर्दी पड़ी और पॉल्यूशन बढ़ा, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन हुआ, तो इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जहां पर हमको सोचने की जरूरत है। इसीलिए जब किसी ने अच्छा कहा है ना, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। ये हमको रियलाइज क्यों नहीं होता है? इसी कारण से ना बैलेंस लाइफस्टाइल की बहुत जरूरत है। रिवर वाटर तो कई बार मैं बात कर चुका हूं कि पानी जो है, इतनी समस्या हो गई कि रिवर वाटर जो था हमने सारा खराब कर दिया, नदियों का पानी, और हम बॉटल्ड वाटर की तरफ बहुत तेजी से आए हैं। पिछले 40-50 साल में आ गए हम। अदरवाइज भारत में सब शहर नदियों के किनारे अगर बने भी थे तो नदियों की रक्षा भी की भारत ने, भारतीय ज्ञान परंपरा से करी, भारतीय समझ से करी, जिसको कि हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मजाक सा उड़ाया। अगर वो पूर्व पश्चिम का जो गाना है, वो कहते हैं ना, इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। लेकिन नदियों को माता कहते रहे, पर पिछले 100 वर्ष के अंदर कुछ ब्रिटिशर्स कर गए, बाकी हमने कर दिया अपने आप ही। सारी नदियां पॉल्यूट कर दी हमने। यमुना दिल्ली में, अहमदाबाद में साबरमती, कोई नदी ले लो, जिसका नाम लो उसी की हालत खराब है। जिस पानी को हमने पीना था उसमें सीवेज डाला, ये किसने अलाउ किया? क्या पानी में सीवेज डालना चाहिए था? वैसे तो यमुना में तो यहां पानी है ही नहीं, यहां तो सीवेज ही सीवेज है, पर और नदियों में तो पानी है, पेरेनियल है रिवर। यमुना तो पेरेनियल है नहीं, ताजे वाला से सारा पानी निकाल लेते हैं यमुना का। यमुना में केवल क्लीन वाटर आता है बरसात में, बाकी पानी नहीं होता सारे साल यमुना में। नदियों को मारने का अधिकार किसने दिया? ये सोच कैसे बनी? ठीक है ब्रिटिशर्स ने किया, अब तो उसको बदलना चाहिए ना। 1893 में पहला राज बनाया ब्रिटिशर्स ने, आज तो वो चले गए, अब कितनी देर हो गया उनको लेके। अब तो हम पॉलिसी पे बैठे हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर विकसित भारत बनेगा, जरूरतें बढ़ेंगी, नदियां हमको ठीक करनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट के हमारे अपने तरीके होने चाहिए। हर शहर में नदी गंदी है और शहर में कूड़े का पहाड़ है, नदी गंदी है और शहर में कूड़े का पहाड़ है। ये वेस्टर्न मॉडल की तो उपज हो गई, क्योंकि हमने अंधाधुन उस मॉडल्स को रेप्लिकेट किया। ये भी सोचने की बात है इसी कारण से। और एक और बात क्या है लास्ट, देखिए यूनिवर्सिटीज के अंदर जब हम विकसित होना है, हमको इनोवेशन और ओरिजिनल वर्क पे काम करना होगा। अभी हमारा रिसर्च में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, या तो एक्सटेंशन वर्क है
या री इंटरप्रिटेशन है या रीडेफिनेशन है या कोई पुराने आइडिया पे थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी जो है ना एंड इनोवेशन, ये अब रिसर्च में हमको लाने की जरूरत है। मैं ज़्यादा समय खत्म हो गया इसलिए इस सब्जेक्ट पे बोल नहीं रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की जरूरत है, इंक्रीमेंटल चेंज से नहीं बनेगी बात। कैसे सोचें, मेरी रिक्वेस्ट है जो प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हैं, डीन्स बैठे हैं, हेड्स बैठे हैं, आप सोचिए तो सही ना, ये जो पीएचडी करने का जो तरीका है इसको कैसे बदलें। पीएचडी के लिए तो ठीक है, पर क्या पीएचडी का पर्पस केवल उस डिग्री का है? अगर वो है, इतना ही पर्पस है, वो तो ठीक है, आपको डिग्री मिली, शुभ है सबके लिए, पर इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव जो चेंज की आवश्यकता है, ये भी एक सोचने की जरूरत है। और एक सवाल बहुत बार आता है कि एजुकेशन ड्राइव्स इकोनॉमी और इकोनॉमी ड्राइव्स एजुकेशन। क्या शिक्षा इकोनॉमी को ड्राइव करती है या इकोनॉमी शिक्षा को ड्राइव करती है? जो देश अच्छे हैं, क्या वहां इकोनॉमी अच्छी है इसलिए वहां के शिक्षा संस्थान अच्छे हैं, या शिक्षा संस्थान अच्छे हैं इसलिए इकोनॉमी अच्छी है? ये प्रश्न है, इसका सीधा आंसर नहीं है। पर यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि एवरी डॉलर स्पेंड इन एजुकेशन जनरेट्स $10 to $15 इन इकोनॉमी। शिक्षा में इन्वेस्ट किया 1 रुपया इकोनॉमी में 10 से 15 रुपए बना के देता है। तो हम इस डेफिनेशन में कौन किसको कर रहा है वो छोड़ दें। शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में फायदा होने ही वाला है, लेकिन वो तब होगा जब हम ओरिजिनलिटी और इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमें चाहिए एकेडमिक लीडर्स। कैसे लीडर्स? हु आर डिसाइसिव, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, अनबायस्ड, ओपन माइंडेड, टेक बोल्ड डिसीजंस वेयर अदर हेजिटेट। क्योंकि लीडरशिप का क्राइसिस कभी नहीं होना चाहिए। लीडरशिप का क्राइसिस आया नहीं, सारी समस्या खड़ी होनी अपने आप शुरू हो जाती है। इस कारण से लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, लीडरशिप माइंडसेट पे काम होना चाहिए। मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट आया लीडरशिप का। मैंने एफएमएस से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास तो लीडरशिप एक्सपर्ट है नहीं। कॉमर्स से भी बात की, उन पे भी नहीं है। पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई लीडरशिप का एक्सपर्ट ही नहीं है। कितना बड़ा काम है देश का। नहीं है तो भैया डेवलप करो, अपने एरियाज बनाओ ना। देश को तो जरूरत है ना। हम लीडरशिप के सर्टिफिकेट कोर्स चलाना चाहते हैं, हम लीडरशिप पे डिप्लोमा चलाना चाहते हैं, हम लीडरशिप पे डिग्री चलाना चाहते हैं। देश को लीडर्स चाहिए। हमारी उससे हो क्या रहा है, इंडस्ट्री को भी लीडर चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए, सबको चाहिए, और उस पर काम ही नहीं हो रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से हम इस पर काम करें। और हमें भारत में वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करनी पड़ेंगी। खाली सर्विसेज से भी बात नहीं बनेगी। वी नीड 100 बिग ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स एंड companies like Apple, meaning thereby $1 trillion enterprise. Apple is $1 trillion enterprise. और अभी तो उत्तर प्रदेश कह रहा है हम भी बनेंगे, राज्य कह रहे हैं, कल को कंपनीज भी कहें कि हम 1 ट्रिलियन की एंटरप्राइज बनेंगी, तब भारत विकसित होगा। और वो कैसे बनेगी? हम सबके सहयोग से, आप बच्चों के सहयोग से बनेंगी। हमें इसमें अपना अपना वो करना है। और सरकार को तो देखो बाहर आना ही चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से। सरकार बाहर आ भी रही है, और जहाँ जहाँ सरकार को लगा, पहले अलग बात थी 47, 50, 52 में क्यों आई, उसके रीजंस अलग थे, पर आज तो सरकार बाहर जा रही है। एविएशन से बाहर हो गई सरकार, एविएशन में कितना कंपटीशन आया, इंप्रूवमेंट हुआ। टेलीकम्युनिकेशन से सरकार बाहर हो गई, आपने देखा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसे कितने सेक्टर हैं जहाँ से सरकार बाहर हुई और इंप्रूवमेंट हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के कारण था, तब जरूरत बहुत थी उसकी। आज उसकी आवश्यकता नहीं है, तो सरकार ने कहा हम अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ही रहेंगे। इसरो की सक्सेस होनी है तो सरकार करेगी। जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनने हैं, हाई एंड इक्विपमेंट्स बनने, सरकार भी बना सकती है, प्राइवेट भी बना सकते हैं। तो जो नेशन के स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वहाँ गवर्नमेंट रहे, बाकी धीरे धीरे ओपन करे सारे सेक्टर्स को, और कर भी रही है सरकार। जिस कारण से हमें 100 ब्रांड्स चाहिए $1 ट्रिलियन के, तो बनेगी बात देश में। तो फिर बड़ी बड़ी जितनी मर्जी बात कर लेना, कंजम्पशन पे भी कर लेना, सब पे कर लेना। अभी तो बहुत प्रिमिटिव है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसी कारण से, और लास्ट बात जो मैं बहुत बार कहता हूँ कि भारत, प्रोफेसर निरंजन ने भी कहा कि भारत तो पहले भी विकसित राष्ट्र रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में 1/3, 1/4 इन्होंने कहा हमारा हिस्सा था, बिल्कुल था। पैसे वाले थे, बिल्कुल था। और आक्रमण पैसे वाले पे होता है, चोरी भी पैसे वाले के घर ही होती है। मान रहे हो ना? चोर क्या है, गांव में उसी के आते हैं जिसके पैसे वैसे होते हैं।
शहर में भी उसी की चोरी होती है जिस पे लगता है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है। तो जो पैसा है उसके साथ में चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। तो भारत अगर 47 में विकसित राष्ट्र होगा तो हमारे चैलेंजेस जो आज हैं उससे बहुत अलग होंगे उस समय। इसी कारण से राष्ट्र प्रेम यूनिवर्सिटीज में जागृत करना, ये जो पीढ़ी आपकी है, मेरी है, हम सबको तैयार करना कि राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम अमीर थे इतने आक्रमण हुए और हमें 2-2 हजार, 4,000, 8,000, 20,000 की फौज हरा के चली गई इस देश में। हमने तो वो सब देखा है हमारे पुरखों ने। ऐसा दोबारा ना हो जाए जब हम अमीर वापस हो जाएं, मजबूत हो जाएं। इस कारण से अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए और करेगा भी नहीं। इस कारण से, क्योंकि कहते हैं ना, जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। वो खतरों को भापें, ये पीढ़ी का काम है विकसित बनाना, हम लोगों का काम है विकसित बनाना, मेरे जो बच्चे बैठे हैं इनका काम विकसित बनाना और फिर संभालना। हम तो संभालने वाला काम नहीं कर पाएंगे, चले जाएंगे। आप लोगों का काम उसको संभालने का भी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही हमारा काम है, यही देश की अपेक्षा करता है, यही हमारा कर्तव्य भी है। लास्ट मैं वही प्रॉमिस आपसे फिर लूँगा सबसे कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। मेरे को प्रॉमिस करें, हाथ खड़े करें। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। आपने मेरे को 1 घंटे 50 मिनट करीब सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।